तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसी पहले ही पेज से यहाँ पर जो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है ना, बीपीएससी चाहे टीआरई 2 में पूछा हुआ था या 3 में पूछा हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन ये आया हुआ था। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्टली पूछता है और इसमें आगे भी चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जामों में पूछा जा चुका है बीपीएससी एग्जाम में। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर ही नहीं, 9th और 10th का जो ज्योग्राफी चल रहा है उस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ठीक है, जितना 6, 7, 8 पढ़ाया हूँ वो तो बेस मजबूत करने के लिए था, और 9, 10 तो मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। इसीलिए इससे 9th और 10th को नहीं छोड़ना है, इसको पूरी तरह से पढ़ जाना है। और कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा वीडियो में अपलोड कर सकूँ। ठीक है ना, समय का थोड़ा अभाव रहता है उसके कारण, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। तो इस चैप्टर को शुरू किया जा रहा है और इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं उसको बढ़िया से समझा जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज कर रहे थे कि पीडीएफ नहीं है, तो आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ इसमें अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ का लिंक मैं उसमें डाल दूंगा, आप चाहिएगा तो वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्राणी वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ठीक है, मतलब कि जंगल के बारे में और जीव जंतुओं के, जंगल में मौजूद जीव जंतुओं के बारे में समझना हम लोग को। यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो लिखा हुआ देशज और विदेशज। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें से कुछ पेड़ पौधे विदेशी है और कुछ पेड़ पौधे हमारे देश के हैं। ठीक है, जैसे तंबाकू इतिहास में जब पढ़ाता हूँ तो इतिहास में अपने क्लास में जब बच्चों को पढ़ाया था तो उसमें इतिहास में आप लोग भी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि तंबाकू जो है ये पौधा पुर्तगाली लेके आए थे बाहर से। ठीक है ना, मतलब पुर्तगाली द्वारा ही भारत में तंबाकू की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विदेशी पौधा हो गया। ठीक है, और कुछ भारत के जो है पर्सनल भारत के मूल जो पौधे हैं वो भारत के हो गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे देसी पौधा। समझा है ना। अब नीचे आएंगे तो जो डाटा दिया हुआ है ना, और रह गया कि इतिहास का, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं इतिहास का, तो आप लोग घबराइए नहीं। मैं इतिहास का खुद ही है ना बहुत डिटेल में उसका एनालिसिस, आज हो सकता है उसका वीडियो है ना मैं अपलोड कर दूं। ठीक है ना, जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा हुआ, किस तरह पूछा, उसका मैं वीडियो आज अपलोड कर दूंगा। है ना, अपलोड हो जाना चाहिए, मैं भी अपलोड हो जाना चाहिए। देखिए उसको मैं बना लेता हूँ वीडियो, तो मैं आप लोग अपलोड कर ही दूंगा। और उसमें बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश करा, और उसके साथ साथ हिस्ट्री का जो 8 और 9th और 10th इन 3 क्लासों पर ज़्यादा फोकस देना है ना। 8 क्लास के, 9th क्लास का और 10th क्लास का जो प्राचीन इतिहास है वो पूछता है, बहुत थोड़ा बहुत पूछता है 9, 10th में, वो भी बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन आधुनिक इतिहास और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 चीज़ें ज़्यादा फोकस करना। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट था कि वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, तो घबराइएगा नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मैं बताऊँगा बुक, और ऐसा बुक बताऊँगा जिस बुक से आप पढ़ लीजिएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री का मोस्टली चांस है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो उसका एनालिसिस करके मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें चर्चा किया जाएगा हिस्ट्री वाला में। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, कब कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है और उसका वीडियो कब आएगा, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाएगा। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि पूछा था बीपीएससी में, ये है 47,000 पौधे पाए जाते हैं भारत में। पौधों की प्रजातियाँ जो है, जैसे मतलब ये नहीं कि 47,000 ही ओनली पाया था, 47,000 प्रजाति है। और उस प्रजाति, एक प्रजाति में कितना पौधा होता है, जैसे आम का पौधा, एक आम का प्रजाति हो गया, आम का पेड़। ठीक है, तो आम के पेड़ जो है ये जो एक अलग प्रजाति हो गया, तो क्या एक ही आम के पेड़ थोड़ी है पूरे भारत में, दुनिया भर के है, लाखों करोड़ों मिलेंगे। तो 47,000 प्रजाति के हम लोग पास पौधे पाए जाते हैं। और इस हिसाब से देखेंगे तो भारत जो है 10वें नंबर पे है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब क्या होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जानवर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारे एरिया में देखने के लिए मिलता है। मतलब एक ही जगह में अलग अलग प्रकार के, मतलब वैरायटी, दुनिया भर के वैरायटी के पेड़ पौधे पाया जाएगा, दुनिया भर वैरायटी का जीव जंतु पाए जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा जैव विविधता। ठीक है, भारत में जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है, और खासकर भारत के जो सदाबहार वाले वन है उन एरिया में, जैसे उष्णकटिबंधीय जो एरिया है वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इस जैव विविधता के मामले में भारत जो है 10वें नंबर पे है पूरी दुनिया में, लेकिन एशिया में 4थे नंबर पे, याद रखना, एशिया में 4थे नंबर और पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे। और भारत में जो 15,000 फूलों के पौधों के प्रकार है। ठीक है, फूल हमारे यहाँ कितनी फूलों की प्रजाति कितनी है, तो 15,000 प्रजाति है, जो पूरी दुनिया के 6% मात्र है। पूरी दुनिया का अगर देखा जाएगा तो 6% है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे लाइन, तो इस देश में बहुत से फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं, बिना फूल वाले पौधे, यानी बिना फूल वाले पौधे जो होते हैं उसका नाम क्या है, फंड और शैवाल। फंड और शैवाल जो बिना फूल वाले पौधे हैं। ठीक है, जिसमें फूल नहीं पाया जाता। ठीक है, लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं। अब यहाँ जानवर आ गया कितना, 89,000।
अब ये देखिए मैं क्या बोल रहा था कि आप सभी को याद रखिए, ये डाटा जब पढ़िएगा एनसीईआरटी में ना तो 89,000 ना देके उसमें शायद 91,000 या 90,000 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 47,000 जो दिया हुआ है ना, तो 47,000 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो प्रजाति है जानवर का ये ज़्यादा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, शायद 90,000 या 91,000 करके दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना यही दोनों आया था, 47,000 और 89,000 वाला। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी को उतना वैल्यू नहीं देता है, ज़्यादा वैल्यू रहता है एससीईआरटी बिहार बोर्ड पर। मतलब कि जो टॉपिक अगर सेम एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में मैच कर जाए तो प्राथमिकता देगा पहले बिहार वाले को, क्योंकि बिहार की एग्जाम हो रही है। समझ रहे ना, आप सभी को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा जो क्वेश्चन जो है यहाँ भी मतलब एनसीईआरटी में भी मैच कर रहा था और बिहार बोर्ड में भी मैच कर रहा है, जो ये बिहार बोर्ड का चल रहा है। तो ज़्यादा ऑप्शन उसी का था जो बिहार बोर्ड की किताब में दिया था। कारण क्या है कि मान के चलिए कि ये भी ऑप्शन दे दे और एनसीईआरटी वाला ऑप्शन दे दे, और आप मान के चलिए ये लगा रहे हैं, कोई बच्चा एनसीईआरटी वाले लगा रहा है, तो कौन सा सही मानेगा, है ना। जाहिर सी बात है कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो क्लेम कर सकते हैं कि भाई साहब हमारी किताब में जब ये दिया हुआ है, हमको बच्चों को भी इसी किताब से पढ़ाना है, जो ये डाटा दिया यही डाटा ना मानेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप जब तो दोनों में से कोई एक ही देता है, या तो बिहार बोर्ड वाला या तो एनसीईआरटी वाला, तो ज़्यादा चांस रहता है कि बिहार बोर्ड वाले की डाटा दे। इसीलिए आप ध्यान रखिए एससीईआरटी ज़्यादा फोकस कीजिए। एनसीईआरटी लोग कहता है, लेकिन आप लोग यकीन कीजिए एससीईआरटी जो पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अपना पढ़िए, लेकिन बिहार वाला किताब को नहीं छोड़ सकते, इतनी तो कंफर्म है, ठीक है। आगे जी, तो कितने हैं, 47,000 क्या है प्रजाति जो है पौधे के हैं, और 89,000 पौधे क्या है जानवर के प्रजाति है ना, पौधे नहीं मतलब 89,000 प्रजाति जानवर का है, और 47,000 किसका था, 47,000 पौधे का था। और फूलों की प्रजाति है कितना है, 15,000। याद रखिएगा कुछ ऐसे फूल पाए जाते हैं जो बिना, जो कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं देश में जो बिना फूलों के पौधे होते हैं, जैसे कि फर्ण और शैवाल, जिनके बिना फूल वगैरह होता है, ठीक है। अब यहाँ का वन, बड़े बड़े झाड़ियों से जो ढका हुआ जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, जंगल कहते हैं, वन कहते हैं। और वन प्राचीन समय में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे दंडकारण्य वन था, वृंदा वन था, नंदन वन, कांकण वन आदि जो है प्रसिद्ध वनों के जो फेमस है, जहाँ ऋषि मुनिया क्या करते थे, है ना, तपस्या करते थे, है ना। तो भारत हमारी जो संस्कृति है शुरू से ही क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वनों की, वृक्षों की पूजा करने वाली, पूजने वाली, वनों की रक्षा करने वाली, शुरू से हमारी संस्कृति भारत की रही है, ठीक है। आगे जाइए, आगे समझते हैं। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ भारत की वनस्पति और वन प्राणी इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों में पाई जाती है। मतलब भारत में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसके भिन्न भिन्न कारण है। पहला कारण है कि भारत का भूभाग का स्वरूप। देखो भूभाग मतलब क्या होता है ना, किसी भी क्षेत्र में कहाँ पहाड़ है, कितना नदियाँ है, कितनी मैदानी भाग है, कितना मैदानी भाग भी है तो कितना उपजाऊ भाग है, कितना बंजर है। तो मतलब भौतिक रूप से विभाजन किसी भी जगह का ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जंगल कितना होगा। यानी कि अगर मान के चलो अगर उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा है किसी एरिया में, या वैसा मिट्टी है जहाँ जंगल निकल सकते हैं, तो वहाँ पर जंगल की मात्रा ज़्यादा होगी। और जिस एरिया में मान के चलो कि जैसे मरुस्थलीय ज़्यादा एरिया है, जैसे कि सऊदी अरब देख लो, पूरी तरह से रेगिस्तानी इलाका, तो वहाँ जंगल मिलेगा नहीं, ना के बराबर नहीं, छोटे छोटे पेड़ मिलते हैं, खजूर के पेड़ मिलते हैं जो कि रेगिस्तानी इलाका में पाए जाते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। और हमारे यहाँ जो है ज़मीन बहुत ज़्यादा है, मतलब जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगा ढेर सारा। पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा तो वहाँ पर भी बारिश वगैरह ज़्यादा होता है, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में, तो वहाँ जंगल ज़्यादा होता है ना। तो हमारी सिंपली समझो विश्वरेखा के आसपास जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर जंगल ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। खासकर हम लोग का भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आधा आ जाता है, जो कर्क रेखा से, जो कल जो है हम लोग चर्चा किए थे, कल मतलब इसके पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो भूभाग का मतलब क्या होता है कि जमीन धरातल कैसी है, ये डिपेंड करता है कि जंगल आपके एरिया में कितना होगा, ठीक है। जैसे पहाड़ी भाग, मैदानी भाग आदि जो है ये सब क्या वनस्पति जो होता हो पाएगा, नहीं हो पाता। पठारी मैदानी भाग में भी जो होता है वनस्पति ज़्यादा होता है, पहाड़ों पर होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह का वातावरण है, ठीक है। आगे आ जाइए, अब देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि, है ना, कि मिट्टी के बारे में लिखा है। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर मिट्टी होगी बलू वाला मिट्टी, यानी रेगिस्तानी मिट्टी, तो वहाँ पर क्या होगा, कटीली झाड़ियाँ पाएगा, छोटे छोटे झाड़ियाँ पाए जाएंगे। और वही मिट्टी जो बढ़िया होगी, है ना, अगर वही देखो दलदल वाला मिट्टी होगी तो क्या कौन से पेड़ पाया जाएगा, सुंदरी पेड़ पाया जाएगा। और पर्वतीय मिट्टी होगी तो अधिक ऊंचाई पर वृक्ष पाए जाएंगे, जैसे कि आगे बढ़ाएंगे उसमें आएगा अल्पाइन वन पाया जाएगा, जो पहाड़ों में पाया जाता है। पथरीली मिट्टी होगी तो संपूर्ण वन यानी सुंदर वन पाया जाता है। तो याद रखना सुंदर वन जो डेल्टा वाला होता है, एक तो दलदली और पथरीली मिट्टी वहाँ पाई जाती है। अब ये जलवायु के बारे में समझते हैं। जलवायु भी डिपेंड करता है किसी भी जंगल के लिए। तापमान देखो डिपेंड करता है, तापमान कैसे, मान के चलो कि जिस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ेगा उस एरिया में वाष्प ज़्यादा जाएगा, और वाष्प ज़्यादा जाएगा तो मतलब वाष्प ऊपर ऊपर उठ के जाएगा, ज़्यादा बादल बनेगा। मान के चलिए जिस एरिया में गर्मी ज़्यादा वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा, है ना। अगर वो समुद्र किनारे है, समुद्र के आसपास में है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो ऊपर जाकर बादल ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बादल बनेगा तब बारिश ज़्यादा होगा। तो जिस एरिया में गर्मी ज़्यादा उस एरिया में अगर बारिश ज़्यादा
तो क्या होगा कि उस एरिया में जंगल भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो सारे चीज़ डिपेंड करते हैं। जैसे मान के चलो कि जिस एरिया में बारिश की मात्रा, जिस एरिया में तापमान की मात्रा कम, वहाँ पड़ेगा ठंडा, और ठंडा पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बर्फीला इलाका होगा, और बर्फीला इलाका होगा तो वहाँ पर जंगल नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत पर अधिक ऊंचाई पर बढ़ने पर क्या होता है, तापमान घटते जाता है और साथ ही साथ पेड़ पौधे की किस्म भी बदलती जाती है। तापमान अत्यंत कम होने के कारण पौधा उग नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा पौधा जो होता है ना, कितना उसको गर्मी चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय जो पेड़ होता है उसमें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक रहेगा तब वो आराम से हो जाएगा। उपोष्ण जो है वो 17 से 24 के बीच में रहना चाहिए। शीतोष्ण जो है 7 से 17 रहना चाहिए, और अल्पाइन जो है 7 से कम तापमान वाले एरिया में भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, आगे चलेंगे तो सूर्य उसके बताएंगे तो सूर्य का देखेंगे, सूर्य का प्रकाश के क्या डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य का प्रकाश भी किसी भी जंगल के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे मान के चलो, अगर सूर्य के प्रकाश जिस एरिया में सीधा पड़ रहा है तो वहाँ जंगल ज़्यादा होगा, और सूर्य का प्रकाश जहाँ तिरछा पड़ रहा है जिस एरिया में, तो वहाँ क्या होगा, जंगल की मात्रा कम होगी। सिंपल बात है कि नहीं। वह दिया यहाँ पर तिरछी पड़ती है तो जंगल की मात्रा कम हो जाती है। अब आइए वर्षा। वर्षा तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जिस एरिया में बारिश ज़्यादा वहाँ जंगल ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जहाँ अत्यंत बारिश होता है वहाँ पर सघन और मतलब सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में। उसके विपरीत देखेंगे पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल मतलब बोल रहा है इसके इस साइड में बोल रहा है। ठीक है, तो पूर्वी ढाल की बात कर रहा है, तो अगर वो पूर्वी ढलान में वृष्टि छाया पाई जाती है। वृष्टि छाया में पिछले चैप्टर में चर्चा किया था कि किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या पाई जाएगी, वनस्पति की सघनता इस प्रकार उसकी ऊंचाई सभी पर प्रभावित करती है। मतलब कि पहाड़ों की ऊंचाई, बारिश, बहुत सारे कारण करते हैं कि जंगलों पर डिपेंड करते हैं कि जंगल कैसा होगा। ये सारे चीज़ें एक एक करके जो समझ आया आप लोगों को कि तापमान जरूरी है किसी भी जंगल के लिए, वर्षा जरूरी है, वायुमंडल जलवायु जरूरी है, मिट्टी जरूरी है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि उस एरिया का जंगल कैसा होगा। ठीक है, सघन होगा, विरल होगा, है ना, कौन सा वन पाया जाएगा, सारी चीज़ें डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये वनों से हमें फायदा क्या हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करता है, वर्षा को आकर्षित करता है, मिट्टी का प्रदूषण को रोकता है ना, पत्तियों की खाद जो है, मतलब पत्तियों का जो है खाद द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे कीमती लकड़ियाँ निकलती है, जलावन के लिए लकड़ी मिलती है, पशुओं के लिए चारा का उपयोग हो जाता है, शहद, कत्था। मतलब हमें पूछ रहा है कि जंगल से कितना लाभ है, बहुत सारे लाभ है ना। उसके बाद जड़ी बूटी आपको मिल जाती है जंगल से, है ना, ढेर सारा हम लोग को उपयोग होता है ना। अब आइए यहाँ लिखिए, वर्ड लिखा पारिस्थितिकी तंत्र। देखो सिंपल सब, जो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या होता है कि जीव जंतु, पेड़ पौधा जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस वातावरण में अपने आप को रखे हुए हैं, है ना, उसको बोलेंगे, उस पेड़ पौधे, उस जीव जंतु के लिए वो हो गया उसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे उष्णकटिबंधीय एरिया एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर एक अलग प्रजाति पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, अलग प्रजाति के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। और वही देखेंगे तो रेगिस्तानी इलाका जो होता है उसका एक अलग ही अपना पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, जहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाया जा रहा है, उसी प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर अलग पाए जा रहे हैं। समझ ना, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। समझ ना, तो जिससे क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के जीव जंतु पाने से, है ना, उसका अलग अलग एक अपना माहौल बनते रहता है। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। जैसे रेगिस्तानी इलाका का अलग हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र का अलग हो जाएगा, उसके बाद से आपका जो सदाबहार वाले वन है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है उसके लिए अलग हो जाएगा। तो सभी क्षेत्रों को अलग अलग जब कहेंगे ना तो उसको जीवोम भी बोलेंगे। ठीक है, आगे आएगा, आगे समझाएंगे। सिंपल समझिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें आगे बात करते हैं। इस पूरे पर अगर आपको पढ़िएगा तो वही चीज़ें मिलेगा जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देखेंगे, पृथ्वी पर किसी खास किस्म के वनस्पति जगत और प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। जैसे कैसे मैं बोला कि मरुस्थलीय क्षेत्र में किसी खास प्रकार के वनस्पति पाए जाएंगे, जैसे कटीली झाड़ियाँ, वो दूसरी जगह नहीं पाए जाएंगे उतने में। ठीक है, और वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वो जो लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं 260 मीटर से भी ऊंचे, है ना, तो वो सब उसी एरिया में पाए जाएंगे जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है कि नहीं है, तो वो दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये पारिस्थितिकी के तंत्र के अंतर्गत आता है, और इसको अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, जीवोम। जो मानसूनी जीवोम यानी जहाँ बारिश ज़्यादा होता है, मरुस्थलीय जीवोम यानी जहाँ पर, है ना, मरुस्थलीय एरिया है, उसी तरह विषुवतीय जीवन यानी विषुवत रेखा वाला जीवम। ठीक है, विषुवत रेखीय जीवम। ठीक है, समझ आ गया। अब आइए, यहाँ लिखा है वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार यानी पेड़ पौधे के विभिन्न प्रकार है, पेड़ पौधे के विभिन्न प्रकार है। समझना, उष्णकटिबंधीय प्रकार,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष, उसके बाद से कटीली झाड़ियाँ, मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन और मैंग्रोव डेल्टा वन, सबके बारे में एक एक करके समझते हैं। सिंपल समझिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब वन होता है वैसा वन जिसको जो है पानी की मात्रा ज़्यादा मिलता हो, बारिश जहाँ ज़्यादा होता हो वहाँ पर ऐसे वन उगेंगे तो उसको बोला जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। और पर्णपाती मतलब होता है पतझड़ वन। एक एक करके सबके बारे में बात किया जाएगा जब आएगा। यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब वन जो होता है उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है। बारिश ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिमी घाट में। जब बारिश वाला जब मैं पढ़ा रहा था तो बोला था इस एरिया में क्या होगा? बारिश ज़्यादा होगा, है ना। सबसे ज़्यादा बारिश ये केरल के जो मालाबार तट पर ही होता है। इस चीज़ देखो ज्योग्राफी को आप पे पीछे से देखते आएंगे ना, जो चीज़ें चैप्टर वाइज हो रहा है ना वो चीज़ों को अगर समझते आएंगे तो बेहतर तरीक़ा से आपको समझ आएगा, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। और सबसे बड़ा बात होता है ज्योग्राफी में जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो 1000 बार बोल चुका होगा, है ना, कि ज्योग्राफी का मतलब होता है मैप। अगर आपके दिमाग में मैप लोड है, यानी भारत का मानचित्र लोड है, बिहार का मानचित्र लोड है, तो समझ जाओ कि आप सभी, है ना, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन को इजीली डील कर जाओगे, है ना। जैसे मान के चलो कच्छ के अराउंड अगर दिया है वर्ड तो इसका मतलब दिमाग में खटकना चाहिए गुजरात, और गुजरात किधर है तो उसका डायरेक्शन मालूम रहना चाहिए। हर चीज़ को अगर मैप से रिलेट करके पढ़िएगा ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। पहली बात है कि आप लोग अगर अभी तक बिहार का, भारत का मैप अगर नहीं दिमाग में लोड किए होंगे, एक एक कोना एक एक पॉइंट, तो सबसे पहला काम बनता है कि आप लोग उसको रट लीजिए, मैप को दिमाग में लोड कर लीजिए। यकीन मानिए एग्जाम में जाइएगा ना तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो नहीं पढ़ा रहेगा, लेकिन आप मैप के दम पर उसको भी बना लीजिएगा, उसको भी टच कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैप एकदम दिमाग में लोड कर लीजिए, जिसका दिमाग में होगा वो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जैसे कर रहा है पश्चिमी घाट, आपके दिमाग में खटकना चाहिए किधर की बात कर रहा है, समझ रहे ना। पश्चिमी घाट किधर की बात कर रहा है? अंडमान निकोबार, समझ रहे ना, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग। तो ये सब दिमाग में खटकना चाहिए कि मैप किधर है। अब बताओ, अब मान के चलो कि इसको अगर, है ना, पश्चिमी घाट को बताया जाए तो इस साइड वाला पश्चिमी घाट आपको पता है, कितना बार बता चुका हूँ, ठीक है। और वही असम वाला क्षेत्र बताया जाएगा तो इस वाले क्षेत्र में आएगा। यहाँ पर जो क्षेत्र है ये वाला है असम वाला क्षेत्र, ठीक है। अब इसका ऊपरी भाग कह रहा है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ आपको पहले से पता रहता तो मालूम रहता। यहाँ पर बारिश कितना होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। बारिश क्यों ज़्यादा होती है इसका भी चर्चा मैं पिछले क्लास में कर चुका हूँ, समझ रहे ना। तो बारिश यहाँ पर होती है ज़्यादा। तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो क्या होगा? पेड़ पौधे के लिए वो फायदेमंद होगा, और वहाँ पर क्या होंगे? पेड़ पौधा जो होंगे बेहतर होंगे। अत्यधिक वर्षा के कारण तापमान और अधिक तापमान भी ज़्यादा रहता है, बारिश भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है? वृक्ष काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और वृक्ष ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है। वृक्षों की ऊंचाई देखेंगे ना तो 60 मीटर ऊंचा हो गया, और इससे भी ज़्यादा होता है। आप 60 मीटर ऊंचा समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो गया। एक हमको लग रहा है एक घर 3 से 4 मीटर ऊंचा होता है, एक मंजिला घर, है ना। 3-4 मीटर तो 10 फीट का होता है, तो 10 फीट का मतलब कितना हो गया? 3 मीटर के आसपास हुआ, 3-3 मीटर, ठीक है। तो मान के चलो कि 3.5 मीटर का एक मंजिल हुआ, है ना। उसके बाद 7 मीटर का मान के चलो 2 मंजिल हुआ। अब 2 मंजिल है मात्र 7 मीटर का, ये 60 मीटर दिया, 60 मीटर। अब समझिए कि इसी से मंजिल जोड़ ले कितना ऊंचा होगा, समझ रहे ना। आगे ये तो सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? पश्चिमी घाट में पाया जाएगा, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र पाया जाएगा, असम का ऊपरी भाग में पाया जाएगा जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है। पेड़ों की ऊंचाई है 60 मीटर से अधिक ऊंचा है, ठीक है इसको। और ये जो वन होते हैं सघन रूप में होते हैं क्योंकि एकदम घना रहता है, सूर्य ना। और सूर्य का प्रकाश यहाँ जो होती है ना धरातल तक पहुँच ही नहीं पाती, इतना घना होता है कि सूरज की रोशनी जो होता है ना जंगल के नीचे जा ही नहीं पाती है, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश से पानी के होड़ में, अब सूर्य का प्रकाश जो होता है नीचे नहीं जा पाता है, तो सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए सारा वृक्ष में कंपटीशन लगा रहता है। मतलब सूर्य के प्रकाश को पाने को होड़ लगा रहता है कि हम सूरज की रोशनी को हमको चाहिए, तो सब एकदम ऊपर बढ़ते रहता है, जिसके कारण क्या होता है? इसकी ऊंचाई बढ़ जाता है, ठीक है। इनकी लताएं वृक्षों से लिपटी रहती है, विभिन्न धरातल प्रकार की झाड़ियाँ आच्छादित रहती है, मतलब झाड़ियाँ बहुत सारा पाया जाता है इसमें। वन एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। इस प्रकार में वन में आप मतलब घूमिएगा तो जंगल इतना घना रहेगा कि आपको उसमें घूमने में बहुत परेशानी होगी, ठीक है। ये अपने पत्ते जो होते हैं एक बार में ही एक समय पर नहीं गिराते बल्कि थोड़ा थोड़ा गिराते हैं, जिसके कारण ये है ना, इसलिए यहाँ ये जो पेड़ जो है मतलब सदाबहार आपको दिखते रहेंगे, इसीलिए इसको सदाबहार जंगल कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, पेड़ पौधे अपना पत्ता गिरा जाता है। काहे पत्ता गिराता है? इसका साइंस क्या है कि पेड़ पौधे क्या होता है ना, पेड़ पौधे के पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन होता है। मतलब पेड़ पौधे के पत्तियाँ क्या करता है? खाना बनाता है ना, खाना बनाता है। और खाना बनाने में क्या करता है? जो खाना बनाने के बाद जो पानी जो बचता है उस पानी को पेड़ पौधे पत्तियों द्वारा निकाल देता है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है ना कि पेड़ पौधा अगर पानी को निकाल देगा तो उसको पानी की कमी हो जाएगी पेड़ पौधा को। तो पेड़ पौधा बहुत होशियार होता है, गर्मी के दिन में क्या होता है कि पत्ता को गिरा देता है ना, पत्ता गिरा के खुद ही पेड़ पौधा टकला हो जाता है। इससे क्या होगा कि उसको खाना तो बन जाएगा, सॉरी ना, लेकिन पानी को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो निकाल रहा था वो नहीं निकाल पाएगा पेड़ पौधा। इससे पानी उसके पास बचा रहेगा और गर्मी के दिन में जो पानी की कमी हो रही है वो उसको पूरा कर लेगा, ठीक है।
अब मान के चलो जिस एरिया में बारिश खूब हो रहा है वहाँ का पत्ता कैसा होगा, वहाँ का पत्ता होगा बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा। कारण क्या है, पानी उसको तो ढेर सारा मिल ही रहा है, तो उसको पानी जितने ज़्यादा मिल रहा है उतने ज़्यादा वो निकालेगा, ठीक है। और मान के चलो वही रेगिस्तानी इलाका में पेड़ पौधा कैसा होगा, वहाँ के पेड़ पौधा कटीली झाड़िया होगा। इसीलिए पढ़ाते हैं कि रेगिस्तानी इलाका में कटीली झाड़ी का है, वहाँ का पतवा जो होता है ना वही पतवे कांटा बन जाता है, पतवा सूख सूख के कांटा बन जाता है। अब वो कांटा बन जाएगा ना, तो मान के चलो कि पत्ता रहता, मान के चलो इतना चौड़ा रहता पत्ता, है ना, और कोई पत्ता बहुत चौड़ा हो गया, तो इसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा। अब यही पत्ता जो है ना बाद में सूख के ऐसे कांटा की तरह बन गया, क्या बन गया, कांटा की तरह बन गया। तो कांटा बन गया तो पानी निकलेगा इसमें से बहुत कम निकलेगा, ना के बराबर निकलेगा। इससे क्या होगा कि जो पौधा जो कटीली जो पौधा होगा उसमें से पानी जो है निकल नहीं पाएगा, जिसके कारण कि उसके पानी की पूर्ति जो है वो बनी रहेगी। इसीलिए रेगिस्तान में कटीली झाड़ी पाया जाता है। और जो सदाबहार वन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ के पत्तियाँ जो होती है चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब दूसरी बात है कि पतझड़ वन एक खास मौसम में गिरा देता है पेड़ पौधे, और सदाबहार वन में भी पौधे जो होते हैं अपने पत्ते गिराते हैं, लेकिन अलग अलग। जैसे मान के चलो 10 गो पौधा है वहाँ पर, अगर तो 2 गुड़ा इस महीना में गिराएगा, 2 गुड़ा अगले महीना में, 2 गुड़ा अगले महीना में। इससे क्या होता है ना कि वहाँ पर सब गुड़ा, मान के चलो कि 10 पौधा एक बैग पत्ता गिरा देता है तो सब टकला दिखने लगता है लो, तो क्या लगता है कि पूरा तरह से पतझड़ आ गया। लेकिन अलग अलग समय में गिराता है लो तो कोई टकला दिखता नहीं है, उसी में खप जाता है, मैंने बाकी सब हरियाली है, एक आध 2 गुड़ा गिरा दिया है तो उसी में मैनेज हो जाता है। लेकिन हम लोग तरफ में बिहार में जो पौधे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पतझड़ वन पाए जाते हैं। और इन पतझड़ वनों के पाए जाने के कारण क्या होता है, ये एक खास मौसम आने पर 1.5 से 2 महीने के बीच में अपना पूरा पत्ता गिरा जाता है, तो पूरा पत्ता टकला दिखता है सब। इसका मतलब क्या है, पतझड़ आ जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया सदाबहार वन कौन से करेगा। अब सदाबहार वन कौन सा है, तो रेडवुड है, सिकोना है, आबनूस है, एबोनी उसी को बोला जाता है, ये बांस है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं कौन से, लंगूर, बंदर, अन्य प्रकार का जंतु पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सब कूदने वाला जंतु पाया जाता है, क्योंकि जंगल इतना घना रहता है कि कूद के ना फांदने के लिए ये सब जानवर वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये जो मैप दिया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा ताकि आपके स्क्रीन पर पूरा आ सके, उसके बाद इसको बढ़िया समझा जाएगा। मतलब समझ जाओ कि चीज़ें मैप से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। कैसे आएगी, देखो यहाँ पर सबसे पहला लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ देखो सदाबहार वन पाया जा रहा है, किस क्षेत्र में हो गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निचली क्षेत्र में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार देखो पूरा काला है, लक्षद्वीप देखो पूरा काला है। इन सभी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाया जाता है। और इस एरिया में थोड़ा बहुत पाया जाएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, हल्का हल्का इस एरिया में। और नीचे देखिए यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक कलर का, इस एरिया में भी पाया जाता है। श्रीलंका का देखिए, श्रीलंका खैर हम लोग को जरूरत नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिणी क्षेत्र में यानी कि जो पश्चिमी घाट है इस वाले एरिया में हल्का फुल्का और दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। और वही पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं। समझ आ गया सदाबहार वन के बारे में। अब आइए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पूरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद देखिएगा तो है ना पर्वतीय वन, ये वही वाला वन हो गया पर्वतीय वन, देख सकते हो पर्वतीय वन का डिजाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए मैग्रो वन का जो डिजाइन दिया डॉट डॉट दिया, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा डॉट इस टाइप का, तो ये क्या है, मैग्रो वन पाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, ये वाला है कटीली झाड़ियाँ का निशान, यहाँ है कटीली झाड़ियाँ वाला वन। तो ये सब क्या है, वनों के प्रकार है, जो कि आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते आगे। यहाँ पर हाथी तथा असम के दलदली भागों में एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। तो असम क्षेत्र में गैंडा के लिए ऐसे भी फेमस है, ठीक है। अगला आज ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में समझते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जो है इसके बारे में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मतलब होता है पतझड़ वन, यानी खास मौसम में अपना पत्ता गिरा देगा। तो इसको चाहिए बारिश 50 से 200 सेंटीमीटर, और 200 से अधिक था वो था सदाबहार वन। और 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ वर्षा हो रही है वो कहलाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। ये पत्तियाँ क्या होती है, एक साथ 1.5 महीने के बीच में एक साथ गिरा देता है, सब एक साथ 1.5 महीने तक, 1.5 से 2 महीने तक टकला हो जाता है सब, ठीक है। ये वृक्ष जो होते हैं काफ़ी पत्ता रहित रहते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन बोलते हैं। पत्ता रहित मतलब पत्ता गिरा जाता है, ठीक है, काफ़ी समय तक पत्ता गिरेले रहता है, इसलिए इसको पतझड़ वन बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये पतझड़ वन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है आर्द्र और एक होता है शुष्क। अब ये आर्द्र और शुष्क मतलब क्या होता है, मतलब इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया है। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर, जैसे 50 से 200 था ना, तो उसमें बांट दिया, वो कर दिया का कि 100 से 200 सेंटीमीटर, तो उसको बोलेंगे आर्द्र। सिंपल बताओ, 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ बारिश हो रही है तो कंपेयर टू करेंगे 50 से 100 और फिर 100 से 200, तो यहाँ बारिश क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इस एरिया में 100 से 200 वाला में बारिश ज़्यादा हो रही है। तो जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है ना, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है, उसको बोलेंगे आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र मतलब होता है नमी, है ना, नमी। तो बारिश ज़्यादा होगा तो हवा में नमी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो
वैसे पतझड़ वन जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देश का पूर्वी भाग हो गया, उत्तर पूर्वी राज्य हो गया, हिमालयन का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल हो गया। ठीक है, यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो चंदन और सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये चंदन वाला जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चंदन निम्न में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ऐसे दिया था। ठीक है, लेकिन और डिटेल में देता ना तो हो जाता उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, समझ रहे ना। लेकिन आर्द्र नहीं दिया था, इतना हार्ड भी नहीं दिया था, याद रखिएगा। अब हो सकता है कि हार्ड कर दे क्योंकि बीपीएससी छोड़िए उसी को रिपीट करते रहेगा। तो जब बुक में जो भी डाटा दी हुई है, याद रखिएगा, बुक में अगर एक भी कोई डाटा दिया हुआ है उस डाटा को आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे 8th क्लास में था, उसमें जो पढ़ा रहा था लास्ट चैप्टर में कि अफ्रीका महादेश का 54वां देश है सूडान, दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका महादेश का 54वां देश का नाम बताइए, तो जो बच्चे नहीं पढ़े रहते किताबों का ना, तो उनको कन्फ्यूजन क्या होता है कि भाई साहब ये जो डाटा दिया है 54वां देश, ये गजब का क्वेश्चन दे दिया यार। अब इसके लिए 54 देश का नाम याद करना पड़ेगा तब ना 54वां देश याद रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिर्फ 54वें देश के बारे में चर्चा किया हुआ किताब के अंदर तो वही एग्जाम में पूछेगा। और हम लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज आ जाते हैं, है ना, कि भाई साहब ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इतना अद्भुत क्वेश्चन दे दिया, इतना डिटेल में कौन पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। जो एक ही अगर वर्ड वो दिया हो तो वो वर्ड आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर चंदन और सागवान का वृक्ष अगर आपको दिख रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वाला पर्णपाती वन पाया जाता है, याद रखिएगा आर्द्र वाला। ठीक है, बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के भी वृक्ष पाए जाते हैं। अब ये वही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वाला ही है, लेकिन शुष्क पर्णपाती वाला में। ठीक है, जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब देखो यहाँ से उत्तर प्रदेश दे दिया, क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश एकदम दे सकते हैं क्योंकि बिहार के बगल हमारे पड़ोसी राज्य है ना, तो जाहिर सी बात एकदम क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। अब यहाँ देखो वृक्षों की सघनता थोड़ी सी कंपेयर करेंगे उससे कम होती है, सघन अत्यंत कम होती है। ठीक है, किससे कम होती है, तो जो आर्द्र वाला होता है उससे कम होता है। ठीक है, इस क्षेत्रों में लोग बड़े पैमाने पर खेती एवं अन्य कार्यों के लिए वनों एवं घास के मैदानों को साफ कर देते हैं। मतलब हम लोग एरिया में जो जंगल है इसी टाइप का है और हम लोग क्या करते हैं, लोग खेती बाड़ी करने के लिए जंगलों को काट के हटा देते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। मोटे तौर पर नीम, पीपल, सागवान और साल के वृक्ष, मोटे तौर पर नीम, है ना, सागवान, साल और वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, जो वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिएगा सागवान का जो वृक्ष था ये दोनों में है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, दोनों साइड में दिया है सागवान, देखिए ध्यान से। और नीम जो है, पीपल का वृक्ष जो है, साल का जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष है, और साल भी देखिए दोनों साइड में है, साल यहाँ भी है, साल यहाँ भी है, तो दोनों साइड में साल पाया जा रहा है, यानी कि आर्द्र हो या शुष्क हो दोनों जलवायु में पाया जाएगा। पीपल का जो वृक्ष है और जो नीम का जो वृक्ष है ये शुष्क वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके एरिया में अगर पीपल और नीम के वृक्ष पाए जा रहे हैं तो सिंपल समझिए आपके एरिया जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में पाया जाता है, मतलब आपका एरिया अंतर्गत उसके आता है। जानवर जो है सिंह है, शेर है, सुअर है, मतलब जंगली सुअर, ठीक है, आदि पाए जाते हैं। हिरन है, हाथी है ना, या विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ आदि पाए जाते हैं। हमारे देश में मोर की, इस प्रदेश में मोर की बहुलता है। अब क्वेश्चन पूछ दे निम्न में से किस कटिबंध में मोर की बहुलता पाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मोर की बहुलता पाई जाती है। और पर्णपाती वन में जो एरिया जो है ये क्वेश्चन का जो है पूछने की संभावना बन सकती है। सदाबहार वन में पाया जाएगा मोर की बहुलता नहीं, पतझड़ वन में मोर की बहुलता ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ क्यों होती है, मैं जस्ट अभी चर्चा किया हूँ। जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी वैसा जगह जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है, यानी वो रेगिस्तानी वाला इलाका, वहाँ पर होगा कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, क्या पाई जाएगी, कटीली झाड़ियाँ पाई जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम मतलब क्या हो गया, ये भारत हो गया और ये हो गया उत्तर पश्चिम, यानी ये वाला राजस्थान वाला एरिया की बात करें। ठीक है, ये मैप अगर याद रहता है ना तो दिमाग में खटाक से आपको क्लिक कर रहा होगा कि किस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा का आर्द्र शुष्क क्षेत्र है, उस उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग है ना, और उस मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आदि सम्मिलित होता है। अब देखो ये उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग है, यानी दक्षिण मतलब नीचे और पश्चिम मतलब इस साइड में। ठीक है, ये वाला एरिया जो होता है ये आ जाता है किसमें ना, जो कटीली झाड़ियों वाला वन में एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहेगी ना मैप, तो बड़ी तेज़ी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो कृपया आप मैप को दिमाग में लोड कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो, और दिमाग में आपके पास अपलोडेड होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
इसके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो खजूर या ना यूफोर्बिया, एकेसिया, बबूल यानी जिसको बोलते हैं लोग, एकोसिया को, नागफनी यानी जिसको कैक्टस बोलते हैं लोग, ये सारे पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या कि है ना, अंततः इसमें प्राप्त करने वाले इसकी जड़ें जो होती है अत्यंत गहरी होती है। क्या होता है कि ये वनस्पति पानी की मांग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और तो इसका जड़ें क्या होता है, नीचे ले चला जाता है। कारण क्या होता है, जो कटीली जो जड़ियाँ होती है वो शुष्क प्रदेश में हो रहा है, शुष्क प्रदेश जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, तो ये पानी खोजने के लिए जो मतलब ये मान के चलो ये पेड़ है, ये पानी खोजने के लिए इसकी जड़ें बहुत नीचे ले जाती है। जड़ें क्या होती है, बहुत नीचे ले जाती है। ठीक है, बड़े तो याद रखिएगा, जो कटीली जो झाड़ियाँ होती है, यानी जो एरिया में जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं उसकी जो जड़ें होती है बहुत नीचे ले जाया गया रहता है। ठीक है, बहुत नीचे ले पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में एगो खिजड़ी नाम के जंगल पाया जाता है, वो भी काफ़ी फेमस है ना। उसके बाद से मोटे रेयेदार और गुदेदार पौधे पाए जाते हैं। गुदेदार मतलब क्या होता है ना कि ये पौधे जो होते हैं ना, ये पौधे अपने ये पानी बचा कर रखते हैं, इसलिए क्योंकि इनको भाई पानी तो मिलेगा नहीं दूसरा, तो ये अपने पानी को बचा कर, जैसे कैक्टस का पौधा देखे होंगे आप लोग, छोटे छोटे पत्ता होता है और कांटा ज़्यादा रहता है। यहाँ जानवर पाए जाते हैं कौन सा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गद्दा, ऊँट। जंगली गद्दा जो होगा गुजरात के कच्छ रण वाले साइड में पाए जाएंगे। ठीक है, आ गया जी। आएंगे तो आप पर्वतीय वन के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय वन यानी पर्वतों में पाए जाने वाले। पर्वतीय वन में पूरी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर पर्वतों पर क्या होता है ना, जितने ऊंचाई पर जाइएगा वनों की वैरायटी जो है बदलते जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर हिमालय के निचली भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, निचले भाग में सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, तथा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी पाए जा रहे हैं, यानी पर्णपाती वन। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो है, ऊंचाई पर जाने वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जा रहे हैं। जब 1000 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल जाए, यानी 1 से 2 किलोमीटर के पास पहुंचे, उतना ऊंचा पहुंच गए पहाड़ पर, तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे, है ना। इसकी चौड़ी पत्तियों वाला ओक, लारेन और चेस्टनट वृक्ष पाए जाएंगे। और 1500 से 3000 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक पहुंच गए, तब वहाँ पेड़ पाए जाने लगेंगे शंकुधारी। शंकुधारी मतलब होता है जैसे इस तरह का पेड़ पाया जाएगा। ठीक है ना, जो क्रिसमस ट्री जो होता है, शंकुधारी वृक्ष पाए जाने लगे, जो 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पहुंच गए। तो क्वेश्चन पूछेगा पहाड़ी क्षेत्र में शंकुधारी वृक्ष जो है कितने मतलब ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 15 से 3000 मीटर यानी 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच में ऊंचाई पर पहुंचेगा पहाड़ों पर, तो वहाँ शंकुधारी वृक्ष देखने के लिए मिलेंगे। शंकुधारी वृक्ष में कौन कौन है, तो याद रखिए चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्पून आदि जो है शंकुधारी वृक्ष है। इससे अधिक ऊंचाई पर चल जाएगा, मतलब इससे भी ऊंचे चले गए तो क्या हो जाएगा, यानी 3600 मीटर पर अधिक ऊंचाई पर चले गए, तो वहाँ जो पेड़ पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे अल्पाइन वृक्ष। याद रखिएगा, पहाड़ों पर सबसे अधिक ऊंचाई पर वृक्ष जो पाए जाते हैं वो वृक्ष का नाम है अल्पाइन वृक्ष। ठीक है, याद रखिएगा पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद इससे सिल्वर फर, यूनिफॉर्म पाइन मुख्य है। अल्पाइन के बाद सिल्वर फर और जूनियर पाइन जो है वृक्ष है। हिम रेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल के मैदान अवस्थित है। गढ़वाल हिमालय की फूलों की घाटी को कहा उदाहरण है। क्वेश्चन पूछेगा गढ़वाल जो है वो क्या है, तो फूलों की घाटी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहे ना। उसके बाद आएंगे नीचे समझेंगे, नीचे देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जैसे जैसे हिम रेखा के निकटता बढ़ती जाती है वृक्षों का कद घटते जाता है, मतलब जितना ऊपर जाएगा कद क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तेज हवा के कारण वृक्षों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अंततः इसकी संख्या क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। अल्पाइन, इसके बाद अल्पाइन घास के मैदान मिलते हैं, मतलब पेड़ मिलेगा नहीं, घास के मैदान मिलेगा। और इस घास के मैदानों में गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ पाई जाती है। याद रखना, अगर देखो आप क्वेश्चन पूछ दो गुज्जर और बकरवाल वाला एरिया के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आदमी कन्फ्यूज आ जाएगा। हिमालयन क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा है, तो गुज्जर और बकरवाल है। ठीक है ना, ये जनजातियाँ पाई जाती है जो गर्मी के लिए पशु चारण के लिए इसी अल्पाइन घासों का उपयोग करते हैं। समझे ना। अब जाड़े में तापमान एकदम कम हो जाता है, तो निचली घाटियाँ में उतर रहते हैं, मतलब कि तापमान जैसे जैसे बदलेगा वैसे इस हिसाब से वो अपना जगह बदलते रहते हैं, गुजरा और बकरवाल। ठीक है, अपने पशुओं को चराने के लिए तापमान के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने जगह को बदलते रहते हैं। ठीक है, और यह इस वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो काश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक। याक का याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। याक जंगली बैल है, बोल रहे हिमालयन बैल की तरह। ठीक है, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, घने बाले वाले बकरी आदि पाए जाते हैं। घने बाले वाली बकरी को पश्मीना बकरी भी कहा जाता है। ठीक है, आ गया जी। मैंग्रोव वन के बारे में समझते हैं। मैंग्रोव वन किधर पाया जाता है, तो मैंग्रोव जो वनस्पति है जो है समुद्री तटीय क्षेत्र में डेल्टाई या दलदलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ पानी क्या होता है, नमकीन होता है। मीठे पानी के जल द्वारा लाया गया रहता है, लेकिन नमकीन बाद में समुद्र मिल जाता है।
महीन पाकी और बालू यानी पंख और बालू द्वारा निर्मित दलदलीय जगह होता है। देखो मिट्टी जो अपने ले साथ लेके आता है नदिया, तो नदिया जो मिट्टी लेके आ रहा है वो मिट्टी सूखल थोड़ी मिट्टी है, वो पाकी ना लेके आ रहा है और ला के छोड़ देता है, वो पकिया बाद में हल्का सा सूख जाता है तो दलदल हो जाता है, ठीक है ना, गीला मिट्टी की तरह रहता है, दलदल की तरह रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र को ये जन्म देता है और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता पाई जाती है, ठीक है। इन वृक्षों की जड़ों में पानी ऊपर तक निकल जाती है, ऐसा लगता है जैसे मानो पक्षियों के पंजे पानी में घुसे हुए हैं, सॉरी ना। तो मतलब क्या है कि पेड़ के अंदर अंदर तक पानी घुस जाता है। ये वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि डेल्टाई भागों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो याद रखना है जो मैंग्रोव वन है अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र में पाया जा रहा है, और नदी का पूछेगा तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और ऐसे पूछेगा है ना कि किस एरिया में पाया जाता है, तो सुंदरबन डेल्टा किधर है, पश्चिम बंगाल साइड में है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन से याद रखिए यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप बड़ी संख्या में पाया जाता है। याद रखना घड़ियाल जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है, जो आगे हो सकता है कहीं मिले, ठीक है। अब औषधीय पादप मतलब क्या होता है, वैसे पेड़ पौधे जिसे हम लोग दवा बनाते हैं, औषधि बनाते हैं, बहुत सारा हम लोग प्राचीन समय से ही हम लोग, हमारे भारत जो है जड़ी बूटियों का मतलब प्रधान रहा है, ठीक है। दुनिया भर का हम लोग बीमारी जड़ी बूटियों से ही उपयोग करते लोग। आयुर्वेद में हम लोग को 2000 पेड़ पौधों का वर्णन है ना, जिसमें से 500 का नियंत्रण हम लोग प्रयोग करते आ रहे लोग। विश्व संरक्षण संघ में लाल सूची यानी रेड सूची जो है पौधे का, उसमें 352 पौधे की सूची जो लिस्ट बनाया गया है, जो कि अब संकटग्रस्त के रूप में आ गया, जिसमें से 52 जो पादप जो है पूरी तरह से अति संकटग्रस्त में आ गया, और 49 जो किस्में वो तो नष्ट हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए वन्य प्राणी के बारे में कि जीव जंतु के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। वन्य प्राणी के बारे में जानते हैं, ठीक है। वन्य प्राणी में जानते हैं कि कौन कौन सा है। तो पहली बात कि वन्य प्राणी यानी कि वन में रहने वाले जीव जंतु 89,000 जीव जंतु है, याद रखिएगा, ठीक है। वनस्पति जो है 89,000 है, जिसमें से 12,000 पक्षी है, यानी चिड़ई कितना है तो 12,000 है पक्षी, ठीक है। विश्व में जो विश्व के कुल अगर प्राणियों के हिसाब से देखा जाएगा तो 13% है, कितना है तो 13% है ना। वन्य प्राणी जो वन्य प्राणी 89,000 है ना, ये पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो मात्र 13% है जो 89,000 पाया जाता है। मछली यानी मछली कितनी पाई जाती है, 2500 प्रजाति पाई जाती है मछलियाँ की, जो विश्व की लगभग 12% है। और विश्व में 5 से 8% स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव मतलब होता है जो दूध पिलाने वाले जीव जंतु होते हैं। उभयचर मतलब होता है कि जो पानी और जमीन दोनों पर रख सकते हैं, और रेंगने वाला जीव होता है। तो 5 से 8% पाए जाते हैं स्तनधारी जीव, उभयचर जीव और रेंगने वाले जीव जंतु, ठीक है। आगे चलिए आगे समझते हैं हम। अब स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्यों है ना। स्तनधारी जीव में धरती पर अगर कोई है जीव तो कौन सा है, हाथी जो है सबसे बड़ा जीव है अभी तक का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यह भारत में उष्णार्ध वनों में पाए जाते हैं। उष्णार्ध वनों में कौन पाया जाता है, हाथी पाया जाता है। और एक सिंग वाला गेंडा अन्य महत्वपूर्ण जानवर जो असम के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। कच्छ के रण में जो बुलाउकी और थार वाले मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जंगली गधा पाया जाता है, जस्ट ऊपर में बताया हूँ। और ऊँट पाया जाता है। भारतीय भैंसा पाया जाता है, नीलगाय पाया जाता है, छोटा मृग पाया जाता है, ठीक है। ये सारे जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे ये तो यहाँ लिखा, क्या आप जानते हैं कि भारत का वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 में। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है, कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था, तो 1972 में, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा, भारत अकेला एक देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। याद रखना शेर और बाघ भारत एकमात्र देश है जहाँ दोनों पाए जाते हैं। और आगे भी हो सकता है आए इसी में होगा कि यहाँ पर घड़ियाल मात्र एक देश है जहाँ पर घड़ियाल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए गुजरात के गिर के क्षेत्र में क्या पाया जाता है भैया, भारतीय सिंह जो प्राकृतिक निवास स्थल है, ठीक है। भारतीय बाघ का निवास स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। मध्य प्रदेश, झारखंड हिमालय क्षेत्र में है। लद्दाख में ठंडे प्रदेश में याक पाया जाता है ना, जो कि गुच्छेदार सिंगों और तो बोझ ढोने वाला जानवर होता है, जो कि बैल की तरह होता है। यानी लद्दाख में जो पाया जाने वाला जो जानवर है वो याक है, जो कि बैल की तरह दिखता है, ठीक है। अगला चैप्टर अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला टॉपिक। अब हम लोग लग रहा है कि ये एक चैप्टर और 2 चैप्टर है ना, 5 मिनट पर ये क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा होगा बीच बीच में कमेंट कर और बताते रहिएगा। बेहतर लग रहा होगा तो लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। नदियाँ, झील एवं समुद्री क्षेत्र में कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ की घड़ियाल पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बोला कि घड़ियाल मात्र भारत में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्री तट पर विश्व के सबसे प्रसिद्ध कछुए पाए जाते हैं। याद रखना, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कछुआ पाया जाता है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्री तट पर। अब बताओ इतनी सारी डाटा दी हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं और से पूछा जाता है? यहीं से पूछा जाता है भाई मेरे, है ना। आप लोग दुनिया भर की किताब पढ़ने के चक्कर में अलग अलग प्रकाशन का आप लोग पगला जाते हैं। आप लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिए तसल्ली के लिए। ऐसा तो मैं आप लोग कहेगा कि उसको मेरे बोलने से तो छोड़िएगा नहीं। एससीईआरटी को नहीं छोड़ना, बस इतना कीजिएगा। आप कुछ पढ़िए, हमसे कोई मतलब नहीं। आप जो जहाँ से पढ़ रहे होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, जिस तरह भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो एससीईआरटी जो है बिहार बोर्ड का, कृपया इसको नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत पछताइएगा।
है ना। तो देखो यहाँ जो पश्चिम बंगाल का जो खड़गपुर जो क्षेत्र है वो दीघा समुद्री तट जो है वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कछुए पाए जाते। क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व प्रसिद्ध कछुए जो है निम्न से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल भी हो सकता है और खड़गपुर भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। पश्चिम बंगाल का ही है खड़गपुर जो क्षेत्र है, और दीघा समुद्र तट भी हो सकता है। ठीक है, भारत में पक्षियों की, आगे लिखा लास्ट में लिखा है भारत में पक्षियों की क्या भैया, तो पक्षियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि मोर, तोता, मैना, सारस, बतख, कबूतर आदि पाए जाते हैं। ठीक है ना, पक्षियों की प्रजाति। और यहाँ जो मैप दिया हुआ था ना, ये मैप को एक बार कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैप को पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ देखिएगा ना तो आपको पता नहीं साफ साफ दिख रहा होगा कि नहीं होगा, हालांकि मैं PDF इसको अपलोड कर दूंगा। इस PDF से आप क्या कीजिएगा, एक बार मैप को देख लीजिए, इससे बहुत फायदा होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फायदा होता है ना। वन्य प्राणी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य, नेशनल पार्क है, ये चीज़ें आप एक बार देख ले रहिएगा ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ें नया पूछ देता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पेरियार दिया है, तो अगर आपको याद नहीं रहेगा ना कि पेरियार किधर है, तो इस मैप से याद आ जाएगा कि हाँ वो केरल साइड में दिख रहा है हमको। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप पता कर लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है दुधवा का, तो ये उत्तर प्रदेश में है ना। यहाँ सरिस्का है, भरतपुर, रणथंभौर राजस्थान वाला एरिया दिख रहा है कि नहीं है। तो आप मैप से अगर इसको देखिएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगा। जैसे ये काजीरंगा असम में बहुत फेमस है। ठीक है, तो एक बार इसको, और यहाँ जो जैसे कि ये बना के दिया हुआ डाटा, जैसे त्रिभुज की तरह बना दिया, नेशनल पार्क स्टार बना दिया, पक्षी अभयारण्य, वन्य प्राणी अभयारण्य, अब जो वन्य प्राणी का जो है वो गोल टाइप का बना दिया, ग्रीन कलर का। तो इससे क्या हो रहा है ना कि ये चीज़ें आप दिमाग में लोड के ले रहिएगा ना तो आपको समझ आ जाएगा, समझ ना। तो वहाँ पर एग्जाम में यही सब याद आता है। ठीक है, तो एक बार इसको PDF जो डालूंगा उससे आप लोग पूरा अपने मोबाइल में जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल से हो सकता है कि आपको पूरा क्लियर दिखे ना दिखे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी मतलब होता है वैसे पक्षी जो बहुत दूर से उड़ के आते हैं, भारत में मौसम बदलता है तो। ठीक है, तो वो आते हैं साइबेरिया से, रूस से उड़ के आते हैं, समझ रहे ना। बड़ी संख्या में भारत में आते हैं, जो सारस बहुत संख्या में आते हैं। ठीक है, ये जो आते हैं ना गुजरात में आते हैं ना, कच्छ के रण वाले क्षेत्र में, राजस्थान के भरतपुर में आते हैं, और अपना बिहार बेगूसराय के कांवर झील में भी आते हैं। बेगूसराय में आते हैं कांवर झील के पास में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि पटना के मोकामा टाल क्षेत्र कई प्रकार पक्षियों निवासों का स्थान और क्रीड़ा स्थल है। तो याद रखना पटना का जो मोकामा क्षेत्र है वो एक तो पहली बात कि टाल क्षेत्र से काफी फेमस है। क्वेश्चन यही पूछ देता है कि निम्न में से टाल क्षेत्र किधर पाया जाता है, तो पटना के किनारे वाले क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पक्षियों के लिए निवास स्थल है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो हमारे फसलों का चयन जैव विविधता वातावरण के संदर्भ पर निर्भर रहता है। ये चीज़ें बहुत सारी दी है, इसमें कोई खास आपको चीज़ मिलेगा नहीं देखने के लिए। पूरा इसको मन करेगा तो वीडियो को पॉज करके सबको पढ़ लीजिएगा। कोई इसमें चीज़ ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं मालूम हो। अगर ऐसा कुछ डाटा मिलता है जो चीज़ आपको नहीं समझ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, आगे जी नीचे सबसे लिखा हुआ इसी में लगभग 1300 पादप प्रजातियाँ संकट में है, 20 प्रजातियाँ तो खत्म हो चुका है। ठीक है, समझ रहे ना। आगे जी आगे समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, पीछे तो समझा ही चुका हूँ किसे कहते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे जो देश में सरकार ने पादप और जीवों को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए। इसमें देश में 14 जीव मंडल यानी आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। 14 कितने बनाए गए? जीव मंडल बनाए, जिसमें से 4 को विश्व में जगह दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि यूनेस्को में किन 4 जीव मंडलों को, 4 या 3 को शायद दिया हुआ था, जो कि सुंदरवन, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी जो दिया हुआ था, और ना वो चीज़ यही ऑप्शन से लगातार यही तीनों दे दिया था ऑप्शन में। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जामों में और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो गया था। ठीक है, शायद Tier 2 या 3 में आया हुआ था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दी हुई है देखिए कैसे कैसे चारों दिया हुआ, सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी, ये चारों को क्या मिला है, मतलब विश्व में इसको जगह दिया गया, विश्व धरोहर में इसको नोट किया गया। ऐसे भारत में कितने हैं तो 14 है। 14 का नाम अगर याद करना होगा तो नाम याद कर सकते हैं, है ना। शुरू से यही सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, उसके बाद से नीलगिरी, नंदा देवी, ये चारों जो है विश्व में फेमस है लोग। ठीक है, बाकी नोकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपाल, दियांग, मैप से ऊपर मिला के इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ दिया है 1992 में सरकार द्वारा पौधे को, पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीक सहायता देने की योजना बनाई गई। उसके बाद लिखा है शेर संरक्षण, गंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण आदि अनेक योजनाएं चलाई गई। 89 को नेशनल पार्क है, 149 को वन्य प्राणी अभयारण्य, कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप और जीव संरक्षण के लिए मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क आगे दी याद रखिएगा। अब हो गया हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। ठीक है ना, इसको बहुत ही स्लो और बहुत डिटेल से समझने की कोशिश के लिए इसीलिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं चीज़ों को सोचता हूँ कि जितना बेहतर तरीके से समझा सकूँ उतना बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो बताइए आप लोग। अगर उसमें इतना स्लो पढ़ के आए लो तो 1972 आप आसानी से नहीं बता सकते हैं। भरतपुर वाला पक्षी बिहार कहाँ था, तो राजस्थान में था। वही जो बिहार वाला था बताइए उसे क्या नाम था, कांवर झील नाम था, बेगूसराय में जो था। ठीक है,
उसके बाद लिखा है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है बताइए, 89,000। और 47,000 रहता तो क्या हो जाता, 47,000 जीव जंतु हो जाता, ठीक है ना। वनस्पति प्रजाति 89,000 हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया उसको देख लेते हैं। भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, मतलब सभी जगह तापमान जो है ठीक ठाक है, अतः तापमान की मात्रा वनस्पति को क्या करता है, निर्धारित करता है। उसका लिखा है धरातल एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं, जियोम कहते हैं। मतलब कि वो क्षेत्र है जहाँ पर सभी जीव जंतु रहते हैं। मनुष्य की पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है, मतलब मनुष्य क्या है, इस पारिस्थितिकी तंत्र का अंग ही है, ठीक है। घड़ियाल मगरमच्छ एक ऐसी प्रजाति है जो भारत में केवल पाया जाता है। उसके बाद देश में जैव मंडल आरक्षित कुल क्षेत्र देखेंगे तो जैव मंडल है 14 गो, जिसमें 4 गो जो है विश्व के रूप में, 4 जो है विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया, जो कि ऊपरे से था सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, उसके बाद नंदा देवी, नीलगिरी, ठीक है। ये चारों था, है ना, देख सकते हैं यही चारों था, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट। अब आगे यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो बच्चे 9th क्लास के होंगे अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर बनाना होगा तो कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो उसका भी मैं कोशिश करूँगा समझा कर फिर कभी बता दूंगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह का और सारे वीडियो लगातार आते रहेगा। और आज जो है हिस्ट्री का एनालिसिस कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अपलोड कर देने के लिए, ठीक है। और हिस्ट्री की क्लास जो है बहुत जल्द के मतलब होता है 1-2 दिन में मैं शुरू कर दूंगा, और इस धमाकेदार शुरू करूँगा कि आपको देखते रहिएगा। वो हर चीज़ उसमें क्लियर रूप से मैं समझाऊंगा। और कोशिश रहेगा यही कि जो 40 हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं और 8 जो जीएस में रहता है, 48 जो हिस्ट्री क्वेश्चन रहते हैं, 48 में से कम 40 का तैयारी तो हो जाएगा, है ना, होगा। आप लोग खुद पता चल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ों को आप 2 बार 3 बार देखते रहिए, 2 बार 3 बार पढ़ते रहिए। पीडीएफ को अगर क्लास को दोबारा अगर नहीं देखेंगे तो कम से कम पीडीएफ को भी पढ़ते रहिएगा। और क्लास को इसलिए बोलता हूँ कि दोबारा 3 बार देखिए कि कोई चीज़ें जो रहता है मैं एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो चीज़ें आपको समझ आएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा देखिए और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बात शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग इसका लाभ उठा सके और हमें भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, है ना। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा आप लोगों से बस इतना ही मांगूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। नए बच्चे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ये तो कहने वाली बात है नहीं, आप सभी के लिए आदमी इतना मेहनत कर रहा है तो आपको जुड़ना तो लाजमी है, ठीक है। तो फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।